Hello everyone. I hope you all are doing well. So my today's topic is nature of partnership. And if we talk about partnership is defined under section 4 of Indian Partnership Act which came into force on 1st of October 1932. So if we look at section 4 says that partnership partnership is a relation. So it is a relation. Partnership is a relation between persons. It is a relation between persons through agreement. So the other condition is agreement. There must be agreement between persons. The purpose of agreement should be to share the profits. To share the profits of business. And the last but most important condition is business carried on by all or by any of them acting for all. Please pardon for my handwriting. And if we look at this flow chart, the partnership is defined as partnership. It is a relation by a agreement between persons. The purpose of agreement should be to share the profits of business carried on by all or by any of them acting for all. यहाँ पे जो acting for all की बात हो रही है यहाँ पे है, इसका मतलब है there should be mutual agency. Most important है यहाँ पे क्या है, there should be mutual agency. Okay, so if we look at this, हमारे पास पार्टनरशिप की एसेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं. क्या एसेंशियल कंडीशंस है कि पार्टनरशिप में पहले दो पर्सन्स होने चाहिए. देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स. पर्सन्स कैन बी हियर वन मोर इम्पोर्टेंट, पर्सन्स कैन बी नेचुरल और artificial. Natural persons means it's simple human beings, and artificial persons are the persons to whom a specific legal identity is provided by any law. So, for example, companies. For example, company. तो पार्टनरशिप दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होनी चाहिए. पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है. तो आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिन्हें किसी लॉ द्वारा, एक लॉ की नज़र में एक स्पेसिफिक लीगल, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी जाती है. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अ कंपनी. सो हमारी एक ये कंडीशन होगी. तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम तो हमें 2 पर्सन चाहिए. इट्स क्लियर. लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि पर्सन्स कितने, मैक्सिमम कितने पर्सन्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए. तो इसके बारे में अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखें तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगी. लेकिन अगर हम सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 1857 देखते हैं तो वो क्या कहता है कि अगर आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस जो है बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम आप मैक्सिमम 10 में पार्टनर्स हो सकते हैं. अगर आपका एनी अदर बिजनेस है, एनी अदर बिजनेस नॉट बैंकिंग बिजनेस, तो आप मैक्सिमम 20 मेंबर्स बन सकते हैं.
हमारे पास क्या है, अगर आप देयर कैन नॉट बी मोर देन 10 मेंबर्स इन 10 पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस, और देयर कैन नॉट बी मोर देन 20 पार्टनर्स इन एनी अदर बिजनेस अदर देन द बैंकिंग बिजनेस। तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, कितने पार्टनर्स चाहिए, 2, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस इन एनी अदर बिजनेस अदर देन द बैंकिंग बिजनेस। तो हमारे पास एक तो पर्सन्स को लेके जितनी भी कंडीशंस हैं वो हमारे पास क्लियर होगी। चलो, अब मोस्टली क्या क्वेश्चन आते हैं, प्री में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ या किसी और एक सेपरेट इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? तो अगर हम सिर्फ डेफिनेशन देखें तो हमें डेफिनेशन से ही इसका आंसर मिल जाता है। इसका आंसर क्या है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, और पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती अदर देन इट्स मेंबर्स। तो पार्टनरशिप फर्म इसीलिए किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ भी पार्टनरशिप फर्म नहीं फॉर्म कर सकती, ना ही एक पार्टनरशिप फर्म किसी सेपरेट इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप फर्म बना सकती है, क्योंकि हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि पार्टनरशिप है वो पर्सन्स के बीच में फॉर्म करा जाता है रिलेशन बाय द एग्रीमेंट। ओके, चलो, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अक्सर पूछे जाते हैं प्री में या मेंस में भी। तो इसका आंसर है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी अगर हम देखें, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी आपको डाउट हो जाए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोई पर्सन नहीं है, ना ही वो सेपरेट एंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ। तो इसीलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकती, ना ही किसी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी दूसरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। क्लियर है? चलो, यहां से हमारे पास चीजें आ गई। एक कंपनी है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। तो किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ या एक कंपनी को किसी एक सेपरेट इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दे आर एंटाइटल्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारे, दो पर्सन्स। तो पर्सन्स को लेके जितने भी एक्सपेक्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिए, जो अक्सर पूछे जाते हैं, यूजुअली पूछे जाते हैं इन पीसीएस प्री और पीसीएस मेंस। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, एग्रीमेंट, कि उन पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आप समझते हो, एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट कैन बी implied or expressed. Agreement can be implied or expressed. Expressed means it can be written or it can be oral. So expressed है तो clear है कि ऑरल है, रिटर्न है कि पर्सन्स ने आपस में एग्रीमेंट करा कि हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होएगा हम शेयर करेंगे, और जो भी बिजनेस है या तो हम सब की तरफ से हम सब कैरी ऑन करेंगे, या फिर कोई एक या दो हम सबको रिप्रेजेंट करते हुए कैरी ऑन करेंगे बिजनेस। तो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। तो पार्टनरशिप या तो एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड क्या क्या कि पर्सन्स के कंडक्ट से भी कोर्ट देख सकती है क्या ये एज अ पार्टनर एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनके कंडक्ट से भी इम्प्लाई कर सकती है कोर्ट क्या ये पार्टनर्स है या नहीं है, चाहे उनके बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या ना हो, लेकिन अगर वो पार्टनर्स की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स की तरह बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनर्स की तरह उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है और वो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एंड उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी भी है, तो वो पार्टनर्स ही माने जाएंगे, चाहे उनके बीच में कोई एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट ना हो। चलो, एक और कंडीशन हमारी होगी, और अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज का है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी पर्सन ने एक पार्टनरशिप करने के लिए एग्री हुए हैं, उनके बीच में जो बिजनेस है, जो उसका प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट उन सब में डिवाइड होना चाहिए। कितना डिवाइड हो रहा है डजंट मैटर, लेकिन सब में प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जितना मर्जी आ रहा हो, चाहे किसी को 50-50 आ रहा हो, किसी को 50 से आधा आ रहा हो, कितना भी आ रहा हो, लेकिन क्या मेन चीज़ है, उनके में प्रॉफिट शेयर होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। अगर उनमें प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा तो वो पार्टनर नहीं है, ठीक है। लेकिन अकेले प्रॉफिट शेयर करने से भी कोई पार्टनर्स नहीं बन जाते, क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारी अगली कंडीशन क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो अगर हम इसका अदर एस्पेक्ट देखें, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स में उन्होंने शेयरिंग ऑफ लॉस की बात नहीं करी है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस की बात करें तो किसी भी पार्टनरशिप एक्ट की किसी भी प्रोविजन में शेयरिंग ऑफ लॉसेस की बात नहीं करी गई। तो it is not essential condition of partnership that partners should share the losses। तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा है, किसी कोई लॉस में नहीं शेयर है किसी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम एज अ स्टूडेंट देखें, या एज अ इंडिविजुअल पर्सन देखें, हमारे दिमाग में एक और बात आती है, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है पार्टनरशिप में? पार्टनर बनने के लिए क्या सभी मेंबर्स द्वारा पार्टनरशिप और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी पार्टनर इन्वेस्ट इन बिजनेस। कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा लेकिन प्रॉफिट शेयर कर रहा है, और वो म्यूचुअल एजेंसी भी फॉर्म कर रहा है बाकी पार्टनर्स के साथ। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना भी एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है पार्टनरशिप की, ठीक है। तो अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंडीशंस पे आते हैं। क्या लिखी गई है डेफिनेशन में, क्या वर्ड यूज करें? कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो बिजनेस है जिसका वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, या तो वो बिजनेस सारे के सारे पार्टनर कर रहे हैं, या फिर उनमें से कुछ पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन जब वो बिजनेस कर रहे हैं तब वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, उसको म्यूचुअल एजेंसी बोल देते हैं। अगर हम एजेंसी की बात करें तो एजेंसी की बात ये होती है कि प्रिंसिपल एक एजेंट अपॉइंट करता है, और एजेंट्स के एक्ट के लिए जो प्रिंसिपल है वो लायबल होता है। ये तो होगी एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होगी? म्यूचुअल एजेंसी होगी जो प्रिंसिपल है और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट और प्रिंसिपल एजेंट का जो म्यूचुअल रिलेशन है। अगर एक पार्टनर एक टाइम पे प्रिंसिपल है, दूसरा एजेंट है, तो एक टाइम पे वो प्रिंसिपल एजेंट है, दैट मीन्स दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी है। वो प्रिंसिपल एजेंट एक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग ईच अदर। तो म्यूचुअल एजेंसी फॉर्म होना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है पार्टनरशिप की, जो कि लास्ट लाइन में बताइए, एक्टिंग फॉर ऑल दैट मीन्स म्यूचुअल एजेंसी। ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होना बड़ा जरूरी है। चारों कंडीशंस फुलफिल होएंगी तो ही पार्टनरशिप बनती है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें, हमने बिजनेस करा था कि जो मेन पर्पस होता है एग्रीमेंट का वो क्या होता है? बिजनेस करना और उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करना। तो अगर हम बिजनेस देखें तो बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए, हमेशा लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होएगा। तो यहाँ पे एक और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप पिक्चर में कब आती है? एग्रीमेंट हो गया, बिजनेस करेंगे, उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे और हम सब म्यूचुअली लायबल होंगे एक दूसरे के एक्ट के लिए। क्या इतना एग्रीमेंट करने से पार्टनरशिप पिक्चर में आ जाती है? नहीं। पार्टनरशिप तब पिक्चर में आती है जब जो बिजनेस है वो कमेंस हो जाता है। जिस बिजनेस के लिए उन्होंने एग्रीमेंट करा है, जब वो बिजनेस कमेंस हो जाता है तब पार्टनरशिप फॉर्म पिक्चर में आती है। कैसे? मैं आपको ये बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। दो पर्सन्स थे, दो पार्टनर्स थे,
ए और बी, दो पार्टनर्स थे, ऐसे ही कर लेते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं बची, तो दो पार्टनर्स थे ए और बी। उन्होंने क्या कहा कि हम बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री लगानी थी जगह, फॉर एग्जांपल कोई थर्मल प्लांट लगाना था, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी उनको एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ना था। लाइसेंस के बिना वो अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, उनमें से एक पार्टनर ने, सपोज ए ने 10,000 रुपीज अपनी पॉकेट से दे दिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। ठीक है, 10,000 रुपये एक पार्टनर ने अपनी पॉकेट से लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दे दिए, और फिर क्या हुआ, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने किसी रीजन की वजह से उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया। तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और जो 10,000 जो अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी लाइसेंस के लिए, वो रिफंड होगी, और रिफंड होगी दूसरे पार्टनर ने कलेक्ट कर दी। जिसने दी थी उसने नहीं, दूसरे पार्टनर ने कलेक्ट कर दी। और जब ए ने, जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी, उसने बी से मांगी कि वो 10,000 रुपये मेरे हैं, कि तू 10,000 मेरे को दे दे, तो बी ने कहा नहीं, ये तेरे नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म के पैसे हैं, और ये पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में यूज होंगे। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू फर्म की डिसोल्यूशन के लिए सूट कर दे, और फर्म डिसॉल्व करवा ले, और अपने पैसे जितना तेरा शेयर बनता है ले ले। तो कोर्ट के पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया, क्या वो 10,000 रुपए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दिए थे और रिफंड हो गए, वो पार्टनरशिप फर्म के पैसे हैं, या फिर ए के पैसे हैं जिसने पैसे दिए थे? तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पार्टनरशिप फर्म अभी पिक्चर में आई ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी वो बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप फर्म तब पिक्चर में आती है जब कंसर्न्ड बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जब कंसर्न्ड बिजनेस कमेंस हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म तब पिक्चर में आती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द टेक्निकल पॉइंट अबाउट द बिजनेस, जो कि मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनरशिप फर्म तब पिक्चर में आती है जब कंसर्न्ड बिजनेस कमेंस हो जाता है। जब तक वो कमेंस नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म पिक्चर में नहीं आती, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं होती। तो म्यूचुअल एजेंसी की बात करें, म्यूचुअल एजेंसी की भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ बताता हूँ। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, केस का नाम है कॉक्स वर्सेस हिकमैन। पता सुना हुआ? नहीं सुना तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एक लैंडमार्क जजमेंट थी, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। हिटमैन का नाम सुनते मेरे को हिटमैन गेम में दिमाग में आती है, लेकिन नहीं, हिटमैन नहीं है, इसका नाम है कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860। चलो, तो केस के कुछ फैक्ट्स थे, कुछ फैक्ट्स पहले मैं बताता हूँ। केस के फैक्ट्स क्या थे? दो पर्सन्स थे, स्मिथ एंड सन। कौन थे? स्मिथ एंड सन थे, स्मिथ एंड सन। ये दोनों थे बिजनेसमैन। ये दोनों थे, क्या थे? बिजनेसमैन थे। कौन थे? स्मिथ एंड सन, दोनों बिजनेसमैन थे। और इन्होंने अपने बिजनेस के लिए, सपोज बिजनेस था इनका B1, इनका बिजनेस था B1 बिजनेस कर रहे थे। इस B1 बिजनेस के लिए इनके क्रेडिटर्स थे, इनसे लोन ले रखा था इन्होंने उस बिजनेस के लिए। क्रेडिटर्स थे, कौन थे क्रेडिटर्स? कॉक्स एंड अदर्स। ये बिजनेसमैन थे और ये इनके स्मिथ एंड सन के क्रेडिटर्स थे, मतलब स्मिथ एंड सन ने इनसे लोन ले रखा था। तो बिजनेस की कोई गारंटी नहीं होती, बिजनेस चलता है, बिजनेस डूब जाता है। तो स्मिथ एंड सन का जो बिजनेस था वो डूब गया और इनको इनके पैसे चुकाने मुश्किल लग रहे थे कि हम इनके पैसे नहीं चुका पाएंगे। तो स्मिथ एंड सन ने इनके साथ क्या करा? एग्रीमेंट कर दिया, एक एग्रीमेंट करा। स्मिथ एंड सन ने कॉक्स एंड सन के साथ एग्रीमेंट करा। एग्रीमेंट क्या करा
एग्रीमेंट करा कि जे कॉक्स एंड अदर्स है ना, जो इनको अपने बिजनेस का ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी बना दिया एग्रीमेंट करके, कॉक्स एंड अदर्स को अपने बिजनेस का ट्रस्टी बना दिया। क्या एग्रीमेंट करा कि हमारा जो B1 बिजनेस है जिसके लिए हमने तुम लोगों से लोन ले रखा था वो हमसे नहीं संभला जा रहा, कि आप लोग हमारे बिजनेस को कैरी ऑन कर लो एज अ ट्रस्टी, ठीक है, और जितना प्रॉफिट होएगा उस बिजनेस में से तुम आपस में शेयर कर लेना, और जब तुम्हारा डेप्ट रिकवर हो जाए तो हमारा बिजनेस हमें वापस कर देना। यहाँ पे सिर्फ जो बिजनेस था ट्रांसफर करा गया था कॉक्स एंड अदर्स को, एज अ सिक्योरिटी करा गया था, एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट। समझ रहे हो, यहाँ पे B1 बिजनेस था, कॉक्स एंड अदर्स को एज अ ट्रस्टी दे दिया कि तुम बिजनेस संभालो, और जब बिजनेस में से तुम्हारा जो डेप्ट है वो रिकवर हो जाए, बिजनेस के प्रॉफिट में से तुम्हारा डेप्ट रिकवर हो जाए, तो बिजनेस हमें वापस कर देना। इतने फैक्ट्स क्लियर हुए। यहाँ पे पार्टनरशिप की एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कॉक्स एंड अदर्स, बिजनेस इनके पास चला गया, कॉक्स एंड अदर्स बिजनेस शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट क्या है वो कॉक्स एंड अदर्स शेयर करेंगे। चलो ये पार्ट रह गया ट्रस्टी से पहले पहले वाला। अब बिजनेस आ गया कॉक्स एंड अदर्स के पास। बिजनेस आ गया कॉक्स एंड अदर्स के पास, बिजनेस आ गया। तो क्या हुआ, कॉक्स ने कोई एक्ट नहीं करा, डिडंट एक्ट। अदर्स ने क्या करा, बिजनेस B1 को स्टार्ट कर दिया। जो बिजनेस था अदर्स ने स्टार्ट कर लिया। तो बिजनेस के दौरान रॉ मटेरियल की जरूरत तो पड़ती है, तो अदर्स ने, एक सेलर था, सेलर का नाम था हिकमैन, एक सेलर था, सेलर का नाम था हिकमैन। हिकमैन से कुछ रॉ मटेरियल बाय करा, हिकमैन से कुछ रॉ मटेरियल बाय करा और पे नहीं कर पाए। इन्होंने भी हिकमैन से रॉ मटेरियल बाय कर लिया लेकिन पे नहीं कर पाए। तो अब पे नहीं कर पाए, हिकमैन को तो अपनी पेमेंट चाहिए थी। तो हिकमैन ने क्या करा, हिकमैन ने सूट फाइल करा फॉर पेमेंट ऑफ रिकवरी, सबको इंक्लूड कर लिया, उसने सबको इंक्लूड कर लिया। उसने केस कर दिया कॉक्स एंड अदर्स के खिलाफ भी और स्मिथ एंड सन के खिलाफ भी, कि सारे के सारे एज अ पार्टनर लायबल है मेरी पेमेंट वापस करने के लिए, मेरी पेमेंट देने के लिए, सारे के सारे लायबल है। तो अब यहाँ पे कोर्ट के पास क्या इशू है, कोर्ट के पास इशू है, कोर्ट ने चेक करना था क्या स्मिथ एंड सन और जो कॉक्स एंड अदर्स हैं ये बिजनेस पार्टनर्स की तरह बात एक्ट कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो कोर्ट को यही क्वेश्चन उठा, पहली बार ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था। तो फिर कोर्ट ने इसमें क्या डिसाइड करा, कोर्ट में इसने डिसाइड करा कि अकेला प्रॉफिट शेयर करने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता, कि कॉक्स एंड अदर्स बिजनेस का प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं लेकिन अकेला प्रॉफिट शेयर करने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता, म्यूचुअल एजेंसी होनी बड़ी जरूरी है। तो अगर देखें तो क्या इस रिलेशन में कहीं म्यूचुअल एजेंसी है? तो कोर्ट ने कहा कि स्मिथ एंड सन है वो प्रिंसिपल जरूर है, किसके? कॉक्स एंड अदर्स के, क्योंकि उन्होंने इनको ट्रस्टी बनाया अपने बिजनेस का। तो कोर्ट ने कहा कि स्मिथ एंड सन जो प्रिंसिपल है और कॉक्स एंड अदर्स हैं उसके एजेंट है। एजेंसी जरूर है कहते हैं लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, और पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होना चाहिए कि ये पार्टनर, ये प्रिंसिपल, एजेंट, और ये इसका प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, दोनों एक दूसरे की तरह सेम पोजीशन में, वाइस वर्सा है प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे एजेंसी जरूर है स्मिथ एंड सन्स और कॉक्स एंड अदर्स के बीच में, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। तो स्मिथ एंड सन एंड कॉक्स एंड अदर्स जो है वो पार्टनर्स नहीं है। चलो स्मिथ एंड सन तो बाहर निकल गए। स्मिथ एंड सन हिकमैन को
लायबल नहीं थे पे करने के लिए। स्मिथ एंड सन तो निकल गए। अब अगर देखें कॉक्स एंड अदर्स को, तो यहां पे जो कॉक्स है वो एक्ट कर ही नहीं रहा, कोई एक्ट नहीं कर रहा। प्रॉफिट जरूर शेयर हो रहा है कॉक्स एंड अदर्स के बीच में, लेकिन कॉक्स जो है एक्ट नहीं कर रहा, और जो अदर्स भी हैं वो अपने लिए एक्ट कर रहे हैं, कॉक्स के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर रहे, तो इनके बीच में भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा सिर्फ जो अदर्स क्रेडिटर्स हैं वो ही हिकमैन के लिए लायबल हैं, ना कॉक्स लायबल है, ना स्मिथ एंड सन लायबल है। तो इससे हमारे बीच जो लैंडमार्क जजमेंट आई, और लैंडमार्क जजमेंट से रूल आया, रूल क्या आया, वो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिस्क्राइब करा गया। तो अगर हम सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखें तो वो कहता है कि हमने रियल इंटेंशन ऑफ पार्टनर्स देखनी है, कि पार्टनर्स की रियल इंटेंशन क्या है। वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं हमने नहीं देखना, अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर्स हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर है ना, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, सेक्शन 6 में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। अगर हम एक्सप्लेनेशन 1 की बात करें तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है कि अगर, तो आप ही लगा लो, अगर दो बंदे एक मकान के मालिक हैं, ज्वाइंट ऑनर्स हैं एक मकान के, उन्होंने रेंट पे दे रखा है, और जो रेंट आ रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं आपस में, जो रेंट आ रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं, तो क्या इससे वो पार्टनर बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ रेंट शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी तो कोई है ही नहीं। तो पहली एक्सप्लेनेशन 6 की क्या आई कि हमने जो ज्वाइंट ऑनर्स हैं वो अकेला ज्वाइंटली प्रॉपर्टी ऑन करने से पार्टनर्स नहीं बन जाते, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन देखें तो सेकंड एक्सप्लेनेशन में क्या आया सामने, कोर्ट ने कहा, मतलब लेजिस्लेचर ने कहा कि अगर चलो सीधा इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बिजनेस होता है, प्रॉपर्टी बिजनेस में मोस्टली जो फर्म्स होती हैं उन्होंने एजेंट्स अपॉइंट कर रखे होते हैं। एजेंट्स को होता है कि तुम मार्केटिंग करो, मार्केटिंग के वक्त तुम क्लाइंट्स लेके आओ, बायर्स लेके आओ, बायर्स लेके आओ। अगर प्रॉपर्टी बिक गई, जो प्रॉपर्टी का बायर लेके आओगे, तुम्हारे बायर ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो तुम्हें प्रॉफिट का इतने % शेयर दिया जाएगा। अब प्रॉफिट तो वो भी शेयर कर रहा है जिस एजेंट को कहा गया, लेकिन वो प्रॉफिट शेयर करने से पार्टनर नहीं बन जाता, क्योंकि उसे एजेंट बनाने में रियल इंटेंशन क्या थी? रियल इंटेंशन ये थी कि वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम करे और फर्म के बेनिफिट के लिए पूरा जोर लगा दे कि उसे भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा, तो और वो और ज्यादा मेहनत करे। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन होगी। और कई बार क्या होता है मूवीज में, जनरली आजकल होता है कि प्रोड्यूसर मूवी बनाते हैं, एक्टर को तो एक परमानेंट फी मिल जाती है जितनी एक पर मूवी लेनी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर 100 करोड़ से ज्यादा मूवी चली तो उसमें से 5% तेरा, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर 100 करोड़ से ज्यादा होएगी तो ही उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो इन केसेस में भी चाहे वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है एक्टर, लेकिन वो प्रोड्यूसर का पार्टनर नहीं बन जाता। ये एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखा है। अगर हमने एक्सप्लेनेशन 2 और 1 देखें तो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। कई बार सैलरी पार्टनर होते हैं, पार्टनर होते हैं, उनको सैलरी दी जाती है और वो पार्टनर भी होते हैं। तो वो तो सारा जो भी पर्सन्स हैं, पर्सन्स कंसर्न पार्टीज है पार्टनरशिप की, उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी रियल इंटेंशन क्या थी, वो पार्टनर्स की तरह एक्ट करना चाहते हैं या नहीं कर रहे, और क्या जो पहली 2 कंडीशंस है पार्टनरशिप की वो फुलफिल कर रहे हैं। पहला क्या, प्रॉफिट शेयर करना इम्पॉर्टेंट है, अकेला सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है पार्टनरशिप के लिए। सेकंड क्या, जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बिजनेस का पार्टीज, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी भी बहुत जरूरी है। अगर उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, अकेला प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो वो इससे पार्टनर नहीं है। तो पार्टनरशिप के लिए अगर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखें, उसको सम अप करें, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? 2 से ज्यादा पर्सन आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं।
एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एग्रीमेंट हमेशा उसकी सारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स। एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। मोटिव क्या है? बिजनेस। और उसका पर्पस क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करना। और उसी में एग्री करते हैं जो बिजनेस है जहां तो हम सारे के सारे चलाएंगे, जितने भी कंसर्न पार्टीज है, जहां उनमें से कुछ पार्टनर्स एक्ट करेंगे और बाकी के पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, सुना होगा आपने, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स होते हैं, उनको प्रॉफिट जा रहा होता है लेकिन वो एक्ट नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे को म्यूचुअली लायबल होते हैं। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल एजेंसी होनी बड़ी जरूरी है। तो इस तरह से सारे के सारे पार्टनर भी एक्ट कर सकते हैं, या कुछ पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी एक्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। तो ये की सारी पार्टनरशिप की नेचर जो कि सेक्शन 4 टू सेक्शन 6 में बताई गई है, हमने आज पूरी कंप्लीट कर ली। तो इतना ही है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टेक्निकल है। और लास्ट एडवाइस है सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए कि माइनर एक्ट्स को इग्नोर ना करा जाए। माइनर एक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेजर सब्जेक्ट्स, तो माइनर सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करा जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।